नमस्कार बच्चों। कोल्ड वॉर चैप्टर में आज हम जो कोल्ड वॉर की लास्ट स्टेज है वो करेंगे, और लास्ट स्टेज जो सिक्स्थ चरण है कोल्ड वॉर का, जहाँ पर एक्चुअली कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है, हम वो आज करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। और कल मैंने जब लेक्चर प्रीवियस लेक्चर जब मैंने ख़त्म किया था तो मैंने आपको जो कंक्लूड किया था उसमें ये बोला था कि 1980 से 89 के बीच का जो चरण है रेनोवेशन ऑफ कोल्ड वॉर है, यानी कि कोल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी वापस से। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सेकेंड कोल्ड वॉर, द्वितीय शीत युद्ध का चरण था, क्योंकि इससे पहले शीत युद्ध में बहुत गिरावट आई थी, बहुत सारे एग्रीमेंट्स हुए थे दोनों कंट्रीज़ में, और ऐसा लग रहा था कि धीरे धीरे शीत युद्ध ख़त्म हो जाएगा रिसीड होकर। लेकिन कुछ ऐसी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ बनी कि सेकेंड कोल्ड वॉर वापस से आ गया 80 से 89 के बीच में। इसकी शुरुआत हुई थी जब अमेरिका में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन इलेक्ट हुए थे, वहाँ के हेड ऑफ़ द स्टेट। एंड रोनाल्ड रीगन वाज एक तरह से एक कट्टर प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, जिन्होंने सेकेंड कोल्ड वॉर की शुरुआत कर दी थी। और इस न्यू कोल्ड वॉर में हम मानेंगे कि उन्होंने जैसे ही केम टू पावर, जैसे ही उन्होंने सत्ता प्राप्त की, वैसे ही उन्होंने शस्त्रीकरण की होड़ को, सारे जो ट्रीटीज़ हुई थी, सारे एग्रीमेंट्स और पैक्ट्स हुए थे, उनको दरकिनार करके सारे पैक्ट्स को भुलाकर शस्त्रीकरण, रेस ऑफ न्यूक्लियराइजेशन फिर से शुरू कर दिया था। अपने मित्र राष्ट्रों को शस्त्रों को शस्त्र दे रहे थे, सेल कर रहे थे, और उसकी टेक्नोलॉजी भी अपने मित्र राष्ट्रों को दे रहे थे। इसको अगर इस रूप में हम देखें कि अमेरिका पुनः कार्य पर लग गया था। अमेरिका स्टार्टेड अगेन डूइंग द वर्क एक्चुअली विच जो इनिशिएटर कोल्ड वॉर के थे उन्होंने स्टार्ट किया था, उसी वर्क को उन्होंने वापस से शुरू कर दिया। और उन्होंने बॉम्ब्स बनाने और जो वेपन्स बनाने, उनके कारखाने, उद्योग धंधे वापस से शुरू कर दिए, उनमें तेज़ी ला दी, और सोवियत संघ के प्रति कठोर नीति अपनाई थी। ही हैड अ वेरी रिजिड पॉलिसी टुवर्ड्स सोवियत यूनियन। और इन रिजिड पॉलिसीज़ में इस दौरान बहुत सारी ऐसी घटनाएं थी, जैसे भारत और बांग्लादेश के बीच जब युद्ध हुआ था तो सोवियत यूनियन ने भारत का साथ दिया, और अमेरिका ने बांग्लादेश का साथ, पाकिस्तान रादर, उसका साथ दिया था। अरब इज़राइल जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसमें भी अमेरिका ने इज़राइल का साथ दिया और सोवियत यूनियन ने अरब्स का साथ दिया था। 1975 में अंगोला क्राइसिस में दोनों ने विरोधी पक्षों का साथ दिया। ऐसे ही इथियोपिया और सोमालिया संघर्ष में इथियोपिया का साथ सोवियत संघ ने दिया और सोमालिया का साथ यूएसए ने दिया। जितने भी गृह युद्ध होते थे या कहीं भी ऐसे दो कंट्रीज़ के बीच संघर्ष है, तो सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ऑपोजिट पार्टीज़ का सपोर्ट करती थी। अब अमेरिका में प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन थे, और सोवियत संघ में 1985 में सत्ता परिवर्तन हुआ, और उसके तहत मिखाइल गोर्बाचोव सत्ता में आए। एंड मिखाइल गोर्बाचोव का नाम शायद बच्चों आपने सुना भी होगा, नहीं सुना है तो ही वॉज अ वेरी वेरी प्रोमिनेंट इंटरनेशनल लीडर इन सोवियत यूनियन। जब मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन के प्रीमियर बने तो उन्होंने ये देखा कि सोवियत यूनियन एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुज़र रहा था, आर्थिक संकट से गुज़र रहा था सोवियत यूनियन, और उन्होंने ये चाहा कि अब किसी तरीके से अगर अमेरिका का सामना करना है, चैलेंजेस फेस करने हैं वर्ल्ड में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अगर अपने आप को खड़े रखना है, तो उन्हें सोवियत यूनियन की पॉलिसीज़ और स्पेशली इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत सारे चेंजेस लेकर आने पड़ेंगे। तो इसके तहत ही मिखाइल गोर्बाचोव ने आते ही दो पॉलिसीज़ अनाउंस कर दी, और ये दो पॉलिसीज़ थी, सबसे पहली पेरिस्ट्रोइका और दूसरी ग्लासनोस्ट। ये रशियन टर्म्स हैं, दोनों का पीडीएफ भी मैंने आपको शेयर किया है। वो पीडीएफ आप जो प्रीवियस डेज़ हैं उनमें शेयर करा है, उसको देखिए। पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। पेरिस्ट्रोइका जैसे ही उन्होंने पॉलिसी अनाउंस करी, पेरिस्ट्रोइका मीन्स टोटल चेंज, पूर्ण परिवर्तन।
पूर्ण परिवर्तन का मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी जो स्ट्रक्चर था, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था, उसको पूर्ण तरीके से परिवर्तित कर दिया था और ये चाहा था कि साम्यवाद की जगह अब कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट आए। तो ये था पूर्ण परिवर्तन। मतलब एक जो पॉलिसी, जो कट्टर पॉलिसी सालों से सोवियत यूनियन में फॉलो की जा रही थी, 1922 से जो एक सुपर पावर के रूप में सोवियत यूनियन आया था, उसको उन्होंने पूर्ण परिवर्तन के तहत चेंज कर दिया उस पूरे स्ट्रक्चर को। और दूसरा था ओपननेस। जो साम्यवादी पॉलिसी है एक्चुअली इट इज़ अ क्लोज्ड पॉलिसी। कम्युनिस्ट पॉलिसी क्लोज्ड पॉलिसी है, वो बहुत बाहरी तत्वों को, बहुत फॉरेन एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा अपने कंट्री में जगह नहीं देते हैं। अगर वो जगह देंगे तो उन्हें ये डर है कि साम्यवाद खतरे में पड़ जाएगा। तो इसलिए उन्होंने एक क्लोज डोर पॉलिसी अब तक अपना रखी थी। 1922 से सोवियत यूनियन में साम्यवाद को हमें क्लोज डोर पॉलिसी बोलते हैं, जिसके तहत उसने एक आयरन कर्टन अपने चारों तरफ बना रखा था कि बाहरी किसी भी तत्व का सोवियत संघ में, उसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, उसके इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में प्रवेश ना हो पाए। तो ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस, खुलापन। और उन्होंने अपनी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को खोल दिया बाज़ार के लिए। जब साम्यवाद बाज़ार के लिए नहीं खुला था, मार्केट वॉज ओपन फॉर इंटरनेशनल मार्केट फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये दो पॉलिसीज़ थी, पेरिस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट, पूर्ण परिवर्तन और खुलापन। ये दोनों पॉलिसीज़ साम्यवाद के अगेंस्ट गई। साम्यवाद से बिल्कुल ऑपोजिट पॉलिसीज़ हैं। पूर्ण परिवर्तन साम्यवाद से टोटली चेंज करके कैपिटलिज्म ले आए, और ओपननेस में अपनी जो पॉलिसीज़ थी, अपनी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी, अपना मार्केट था, वो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जो जगत था उसके लिए खोल दिया। सोवियत यूनियन वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अ मेजर चेंज ओवरनाइट। रातों रात इस परिवर्तन के लिए सोवियत यूनियन के लोग, उनका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर तैयार नहीं था इस चेंज के लिए। और इसके तहत हुआ ये कि 1991 में सोवियत संघ में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया और सोवियत संघ टूट गया, जिसको हम पॉलिटिकल टर्म्स में कहते हैं विघटित हो गया या डिसइंटीग्रेट हो गया। सोवियत संघ के 11 रिपब्लिक्स ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाए। सारे जितने भी रिपब्लिक्स थे वो सब सोवियत यूनियन से अलग हो गए। एक्चुअली सोवियत यूनियन का जो पूरा नाम है वो आपको पता होगा ना, पहले यूएसएसआर था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक। ये रिपब्लिक्स से मिलकर बना था, और जितने भी रिपब्लिक्स थे, बाल्टिक रिपब्लिक्स थे, जितने भी रिपब्लिक्स थे सोवियत यूनियन में, वो सब टूट गए, बिखर गए। और बिखराव का असर ये हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हो गया और सोवियत संघ में सिर्फ रशिया बच गया और बाकी सारे रिपब्लिक्स ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बना लिया। इसका असर ये हुआ कि जैसे ही सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ, साम्यवादी पॉलिसी को करारा झटका लगा। आसपास के जितने भी स्टेट्स विघटित हुए थे और आसपास के जितने भी पूर्वी यूरोप की कंट्रीज़ थी, लाइक पोलैंड, रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, सारी कंट्रीज़ में धीरे धीरे कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको बहुत बड़ा झटका लगा। और यहाँ पर बहुत जगह आगे जाकर फ्रेश इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो गया। और सेम हैपेंड विद रशिया ऑल्सो, कि वहाँ पर साम्यवाद ख़त्म हो गया और वहाँ पर फ्रेश इलेक्शंस हुए और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हो गया। तो जहाँ एक साम्यवादी पॉलिसी ख़त्म होकर डेमोक्रेटाइजेशन आ गया, जैसे ही डेमोक्रेटाइजेशन आ गया, साम्यवादी पॉलिसी ख़त्म हो गई, तो जो दो दुश्मनी थी दोनों देशों में, क्योंकि अब उसका कट्टर नहीं रहा, जो ओपोनेंट था अमेरिका का, वो अब नहीं रहा, उसकी आइडियोलॉजी ख़त्म हो गई, उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया, ख़तरे में पड़ गया, तो शीत युद्ध भी ख़त्म हो गया। तो बच्चों, इस तरीके से शीत युद्ध का अंत हुआ। किस तरीके से अंत हुआ? सोवियत संघ के विघटन के साथ शीत युद्ध ख़त्म हो गया। दोनों में जो आपसी वैमनस्य था वो ख़त्म हो गया। और अमेरिका ने रशिया की बहुत हेल्प करी थी उसको फिर से रिस्ट्रक्चर होने में या रेनोवेट होने में या ऊपर उठने में। रिहैबिलिटेशन में अमेरिका ने रशिया की बहुत मदद करी थी। तो यहाँ आकर शीत युद्ध ख़त्म हो जाता है और हम ये देखते हैं कि यहाँ से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड की शुरुआत होती है। तो बच्चों, ये जो 6th चरण था, इसके साथ ही शीत युद्ध के सारे चरण यहीं पर ख़त्म होते हैं।
नेक्स्ट लेक्चर में हम शीत युद्ध के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभावों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।